नमस्कार। ऑल इन वन सॉल्यूशन पॉइंट वन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम कराएंगे जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे सी टेट, यूपी टेट, हरियाणा टेट और एमपी टेट। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? दोस्तों, इसमें ऑप्शन तीसरा हम देखते हैं, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, और ये तीनों बिल्कुल गलत है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना शिक्षा क्या बताता है? बोझ के बिना शिक्षा एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंतर्गत स्कूल बैग का कम वजन करने के लिए ये बोझ के बिना शिक्षा लागू की गई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन दूसरे के साथ चला जाएगा। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड कम करना। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। दोस्तों, ये तो बिल्कुल ऑप्शन गलत है, हम अभी इस पे विचार करेंगे। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। ये तो समावेशी शिक्षा का बिल्कुल ही विरोध करने वाला ऑप्शन है। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेना और सीखने में सक्षम बनाना। दोस्तों, सी टेट या यूपी टेट में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से आपको सर्वश्रेष्ठ आंसर को खोजना पड़ता है। इसलिए हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन भी छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना होता है, बट ये उतना अच्छा नहीं है जितना कि चौथा ऑप्शन है। इसलिए हमारा ऑप्शन चौथे के साथ चला जाएगा। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। बाला का पूरा रूप क्या है? दोस्तों, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। दोस्तों, बाला का पूरा रूप होता है बी फॉर बिल्डिंग, ए फॉर एज, एल फॉर लर्निंग, ए फॉर अप्रोच या एनवायरमेंट। ऐड होता है दोस्तों, ऐड, अप्रोच नहीं होता है, ऐड होता है। बी फॉर बिल्डिंग, ए फॉर एज, एल फॉर लर्निंग, एड, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, मतलब बिल्डिंग को इस तरह से निर्मित करना जिसमें लर्निंग एड को सम्मिलित की जा सके। तो यहाँ पे हमारा हो गया अधिगम सहायता के रूप में बिल्डिंग। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? ऑप्शन इसके देख लीजिए। पहला, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण। विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। दोस्तों, वैकल्पिक ढांचे का मतलब होता है ऑप्शनल, कोई ऑप्शनल चीज़ जिससे कि हमारा काम चल सके। तो ये अर्जित किए, बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। दृढ़ता पूर्वक तो होता ही नहीं। एनसीएफ ने किसी चीज़ को ज़बरदस्ती करने से मना कर दिया है, और किसी बच्चे को बाध्य करके कोई विचार अर्जित नहीं कर सकते हैं। विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण पाठ्यपुस्तक के माध्यम से भी नहीं, रटने पे जोर नहीं दिया है। विचार जो धारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, जो स्पष्ट, ये ऑप्शन आपका तीसरा चला जाएगा। वर्तमान वैज्ञानिक सामाजिक आयोजित विचार, ये आपके सही नहीं है। नेक्स्ट, महिलाएं महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक क्या है? दूसरा, अंधविश्वास है, मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा। यहाँ भी होना चाहिए, रूढ़िबद्ध
बद्ध धारणा। दोस्तों ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है, प्राचीन काल से चलती आ रही है, आज भी चलती आ रही है। तो हमारा ऑप्शन तीनों ये गलत हो जाएगा ऊपर के, ये चौथे के साथ ऑप्शन चला जाएगा। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर गोवा की स्थिति में। दोस्तों ये अगर हमारा भारत है ये, तो कह रहा है कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर, बिहार दोस्तों इधर पड़ता है और ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो जम्मू कश्मीर दोस्तों ये उत्तर हो गया और जम्मू कश्मीर इधर है, तो ये उत्तर पश्चिम इधर उत्तर पश्चिम कहलाता है। तो ये उत्तर पश्चिम की तरफ हो गया जम्मू कश्मीर, और गोवा ये हो गया दक्षिण और नीचे है पश्चिम, इधर है ये, तो ये इस साइड में है गोवा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन चौथे के साथ चला जाएगा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? दोस्तों वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो होती है वो सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी जब होती है तो होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन पहले के साथ चला जाएगा। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थितियों को समझने की क्षमता क्या होती है? ये चित्रण कौशल कहलाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन दूसरे के साथ चला जाएगा। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? दोस्तों एनसीएफ का पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म जिसको बोलते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और ये एनसीएफ 2000 में लागू किया गया था। किस पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क एनसीएफ के प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? ये एनसीएफ 2000 के में पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की गई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन चौथे के साथ चला जाएगा। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? दोस्तों उत्तरी पूर्व क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है, इसलिए हमारा ऑप्शन दूसरे के साथ चला जाएगा। दोस्तों आपको हम बता दें ये नया चैनल है और बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, आप रेगुलर क्लासे ले सकते हैं। ईवीएस के, सीडीपी के और हिंदी की, ये आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है और आपको सफलता दिलाने के लिए बनाया जा रहा है। आप निश्चिंत पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सही से पढ़िए। तो हम यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों सत्य कथन पे पहले हम विचार करते हैं। बाढ़ स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करनी बिल्कुल सत्य है। यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, ये भी सही है। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, ये भी सही है। तो इसलिए तो ये तीनों हमारे ऑप्शन में नहीं आएंगे। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये गलत है क्योंकि अटिकाऊ होता है। बांध का जो विकास होता है वो अटिकाऊ होता है, कभी भी नष्ट भ्रष्ट हो सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन दूसरे के साथ चला जाएगा। यही सत्य नहीं मतलब असत्य कथन चुनना था, इसलिए हमारा ऑप्शन दूसरे के साथ चला जाएगा। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? दोस्तों पहला ऑप्शन है ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं। उपड़े रेगिस्तान में गर्मियों और बेहद, ये थोड़ा ऑप्शन इसके गलत दिख रहा है।
मिसटाइपिंग हो गई है। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पहली कम होती है। अभी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, बट हमको ऑप्शन देखना है कौन सा सही है। भारत में ठंडे रेगिस्तान का मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन तीसरे के साथ चला जाएगा। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन तीसरे के साथ चला जाएगा। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड SO2। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है और अम्लीय वर्षा में पीलापन होता है, इसलिए ताजमहल दिन प्रतिदिन उसका रंग पीला होता जा रहा है। इसलिए हमारा ऑप्शन दूसरे के साथ चला जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। गोलकोंडा किला किसने बनवाया। दोस्तों गोलकोंडा किला काकतीय राजवंश ने बनाया था, इसलिए हमारा ऑप्शन चौथे के साथ चला जाएगा। 15 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। दोस्तों घनत्व बराबर होता है आयतन गुणे द्रव्यमान। तो हम यहाँ से देखते हैं, घनत्व की जगह पे 15 रख देंगे और आयतन 3 रख देंगे। द्रव्यमान आपका m मान लीजिए है, तो ये 3 इधर आएगा, तो इसको काट के 5 कर देगा, इसलिए m = 5 हो जाएगा, 5 ग्राम। इसलिए हमारा ऑप्शन चौथे के साथ चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। कौन सी अदिश राशि है। तो दोस्तों भार सदिश राशि होती है। गुरुत्वाकर्षण भी सदिश राशि होती है। संवेग भी सदृश होता है। ये जी से प्रदर्शित करते हैं संवेग को, mv से, या p से प्रदर्शित करते हैं, भार mg होता है। द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण का जो गुणनफल होता है भार होता है। द्रव्यमान अदिश राशि होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन द्रव्यमान के साथ चला जाएगा, दूसरे के साथ। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। दोस्तों उत्तल लेंस होता है, इसमें से प्रकाश गुजरती है, तो ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन। पारभासी मतलब जिसका एक पार से दूसरे पार उसका प्रतिबिंब बने, तो ये पारभासी हो गया। और पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सके। तो ये तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत हैं। उत्तल पारभासी और पारदर्शी, जबकि हमारा तीसरा ऑप्शन है अपारदर्शी। पूछ रहा है एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती। अगर ये इधर कलई किया गया है और इधर से अगर प्रकाश गुजरे तो ये पार नहीं होगी, इसलिए इसको अपारदर्शी बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन तीसरा चला जाएगा। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम। दोस्तों पृथ्वी और चंद्रमा के ऊपर भार, अगर पृथ्वी पे 2 kg है तो इस चंद्रमा पे 1/6 हो जाएगा, 2 का 2/6 हो जाएगा। यहाँ द्रव्यमान की बात कर रहा है। दोस्तों द्रव्यमान का ऊंचाई और गहराई तथा पृथ्वी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ये 10 kg है। अगर चंद्रमा पे 10 kg है तो ये पृथ्वी पर भी 10 kg ही रहेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन तीसरे के साथ चला जाएगा। एक विलेय की विघटन दर किस पर निर्भर करती है। दोस्तों विघटन दर तापमान पे
निर्भर करती है, इसलिए हमारा ऑप्शन तीसरे के साथ चला जाएगा। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है। दोस्तों, कक्षा में बहस आयोजित कराने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। समूह चर्चा कराने से वाद विवाद और उनको एक दूसरे के लिए बात करने से भी कुछ होने वाला नहीं है। पोस्टर बनाने से हम पेड़ों के संरक्षण के लिए बात नहीं कर सकते, इसलिए हमारा ऑप्शन पहले एक साथ चला जाए। बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। अगर एक बच्चे को एक पौधा दे दिया जाए और उसको पोषित करने के लिए कह दिया जाए, तब उसको पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील ज़्यादा अच्छी तरीके से बनाया जा सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन पहले एक साथ चला जाएगा। बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? प्रासंगिक नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। ये ऑप्शन है। इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। इन बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। दोस्तों, ये दूसरा, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है और ये गलत है। तो जो सही है वो तो ऑप्शन होगा नहीं। तो जो इसमें पूछ रहा है कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है, प्रासंगिक पहला वाला ही नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन पहले एक साथ चला जाएगा। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनको मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापन जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके और सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? दोस्तों, सी-टेट में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको पैटर्न ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए पैटर्न ध्यान देंगे, सी-टेट 5 दिन में पास कर लेंगे। तो दोस्तों, अन्वेषण दृष्टिकोण यहाँ पे खोज विधि को अपनाया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन चौथे के साथ चला जाएगा। समुदाय का एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है। कोई भी समुदाय उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। यह सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग और बुद्धिमान है, उनके पास समय है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। दोस्तों, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि इसका ये बता रहा है कि कौन सा उचित विकल्प है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है और यह सस्ता और सुलभ है, ये बिल्कुल गलत है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान और उनके पास समय, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बुजुर्ग लोगों के पास बहुत समय होता है, उनके भी काम होते हैं और बुद्धिमान होते हैं, ये भी सही नहीं है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन चौथे के साथ चला गया। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? दोस्तों, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। पाठ्यचर्या से बाहर जाना, ये तो बिल्कुल गलत है। पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, ये भी गलत है। वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तक से लिंक करना, ये तो बिल्कुल गलत है। इसलिए हमारा ऑप्शन चौथे के साथ चला जाएगा, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण।
कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो ये एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? दोस्तों, यहाँ उनके अंदर अलगाव प्रदर्शित किया जा रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। इसमें अलग अलग करके बताने की कोशिश किया जा रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन चौथे के साथ चला जाएगा। और ये तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं? दोस्तों, ईवीएस कक्षा के लिए श्यामपट्ट का उपयोग भी किया जाता है। फील्ड भ्रमण तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चित्र पढ़ना, चित्र के माध्यम से अगर भारत के नक्शे को दिखाना हो तो चित्रों के माध्यम से भी हम दिखाते हैं, इसलिए ये तीनों ही सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन चौथे के साथ चला जाएगा, ये सभी। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह विषयगत हो, एकीकृत हो, समावेशी हो, और ये तीनों होना चाहिए, इसलिए ये सभी ऑप्शन है। दोस्तों, एक बात ध्यान देने की है कि नो पेड क्लास फ्री, ये बिल्कुल फ्री क्लास है। आप इसको पढ़िए ध्यान से और समझते रहिए। जो भी आपको लगे कि इस चीज़ में कमी हो रही है या आपको कुछ टॉपिक अलग से पढ़ना हो, उसकी कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेजिए और हम उसको पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। ईवीएस पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इनको दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं कि सपेरों सांपों को नुकसान नहीं पहुंचा और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन उतने अच्छे नहीं हैं। चौथा ऑप्शन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सी टेट में सर्वश्रेष्ठ विकल्प को ही देखा जाता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन चौथे के साथ चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? दोस्तों, इसमें ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, ये सभी। तो दोस्तों, ऑल इन वन सॉल्यूशन का यूट्यूब ये जो चैनल है, ये आपके परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को हल कराता है। तो ये ऑप्शन चारों हैं, आप इसमें बताएं कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आप जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दें ताकि हम देखें कि आपकी तैयारी कितनी है। और इस तरह से बहुत ही प्रश्न कराए गए हैं, आप इसे अपनी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समझें और इसे बिल्कुल पढ़ कर जाएं एग्ज़ाम में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।